बांसल एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और इस चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और दूसरा टॉपिक मेरे पास रहेगा अलाइसा का। अलाइसा, तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या खास चीज होती है। सबसे पहले, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, when there is a pathogen which is trying to invade in your body, उसके सरफेस पे क्या एक ही एंटीजेनिक प्रोटीन लगा होगा? नहीं, उसके सरफेस पे कई सारे प्रोटीन्स लगे होंगे। कुछ स्प्रिंग शेप में होंगे, कुछ स्क्वायर शेप में, कुछ राउंड शेप में, कुछ ट्राइगन या ट्रायंगुलर शेप के अंदर, तो अलग अलग एंटीजन लगे होंगे। मैं मान लेता हूं इनमें से ये 3 हार्मफुल हैं और ये अकेला था जो कि बेचारा नॉन हार्मफुल था। तो जब ये पैथोजन आपकी बॉडी के बी सेल के कांटेक्ट में आएगा, आपकी बॉडी की बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो कुछ बी सेल्स हैं जो इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए सेंसिटाइज होंगी, कुछ ऐसी हैं जो इस एंटीजन के लिए सेंसिटाइज होंगी, और कुछ ऐसी है जो इस एंटीजन के लिए सेंसिटाइज होंगी। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट सेंसिटाइज होंगी। कुछ ऐसी हैं सेंसिटाइज्ड, कुछ ऐसी हैं जो इसके लिए सेंसिटाइज हैं, कुछ इसके लिए, कुछ ऐसे। एक ही बी सेल एक टाइम में 3 अलग शेप के लिए सेंसिटाइज नहीं हो सकती है, तो मैं उन्हें नाम दे देता हूं। मेरे पास है B1, B2, B3। 1 इसके लिए रेक्टेंगुलर शेप एंटीजन के लिए सेंसिटाइज्ड है, B2 इसके लिए सेंसिटाइज्ड है, और B3 इसके लिए सेंसिटाइज्ड है। तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? इससे निकलने वाली एंटीबॉडीज 3 अलग अलग तरीके की होंगी। तो आपकी बॉडी में, इन योर बॉडी, ये आपकी बॉडी में नेचुरली चल रहा है, यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज। जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तब आपकी बॉडी में एक ही तरीके की एंटीबॉडीज नहीं बनती, आपकी बॉडी में बनती हैं मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज, जिसे हम नाम देते हैं स्पेसिफिकली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आपकी बॉडी में नेचुरली जब भी बनेगी तो वो पॉलीक्लोनल ही बनेगी, एक ही तरीके की तो नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी पैथोजन के सरफेस पे एक ही एंटीजन या एक ही टाइप का एंटीजन नहीं होता है। अब सपोज कोई बीमारी फैली, जैसे आजकल का टाइम है, कोरोना बीमारी फैल गई, तो हमें सबसे पहली जरूरत क्या महसूस होती है? हम ये चेक कर पाए कि किसे हुआ है किसे नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो हो जाती है वो होता है एक डायग्नोस्टिक किट बनाना। अब इस किट की खासियत क्या है? इसकी एरर मिनिमम होनी चाहिए। एरर मिनिमम का मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए चेक करने के लिए। स्पेसिफिक का मतलब आप इसमें डिजीज के पैथोजन जो है उसके सरफेस वाले एंटीजन ही चेक करेंगे। अब एंटीजन चेक करने के लिए आपको अगर स्पेसिफिसिटी चाहिए तो आपको एक ही तरीके की एंटीबॉडी चाहिए। अब मुझे बीमारी हुई थी, मेरी बॉडी का सीरम लेके उसमें से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी निकाल ली, लेकिन उससे किट बनाना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिक्कत, आपके पास 3 अलग तरीके की अगर आप एंटीबॉडी से डायग्नोस्टिक किट बनाएंगे, हो सकता है ये कोरोना की बीमारी के लिए स्पेसिफिक हो, लेकिन हो सकता है इसकी शेप कोल्ड के लिए स्पेसिफिक हो, इसकी टाइफाइड के लिए भी स्पेसिफिक आ रही हो। है ये तीनों एक ही पैथोजन के, लेकिन 3 अलग शेप हो सकता है। इनमें से एक शेप सिर्फ कोरोना के लिए हो, लेकिन बाकी 2 शेप किसी और बीमारी से भी मैच करती हो। तो ऐसे केस में अगर कोई कोल्ड वाला बेचारा इस किट के थ्रू टेस्ट लेगा तो पॉलीक्लोनल होने की वजह से ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और इसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। यानी उसे है तो कोल्ड, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव कोरोना की किट से आ रहा है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसे कोरोना पॉजिटिव है। तो ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, आपको चाहिए इसके लिए क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मैंने देख लिया इन तीनों में से B3 ऐसी थी जो सिर्फ मतलब ऐसी एंटीबॉडी बना रही थी जो सिर्फ कोरोना की बीमारी के लिए जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल हैं
उसके लिए स्पेसिफिक थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं इसे आइसोलेट करूं। आइसोलेट करने के बाद अब किट मेरी बॉडी में तो किट बनेगी नहीं, मैं उसे लैब में ले जाऊंगा। उसे मैं लैब में ले गया। अब लैब के अंदर मैं कोशिश करूंगा मैं इसमें से एंटीबॉडी निकालूं और उससे किट्स बनवाऊं बहुत सारी। लेकिन बी सेल के साथ इश्यू क्या रहता है, बी सेल जो है, बी लिम्फोसाइट जो है, डू नॉट सर्वाइव इन विट्रो। ये इन विट्रो सर्वाइव करती ही नहीं है। तो क्या मेरे पास कोई सॉल्यूशन है? हां, मैं एक ऐसी बी सेल या एक ऐसी प्लाज्मा सेल उठाने की कोशिश करूंगा जो इन विट्रो भी सर्वाइव कर जाए, यानी कि वो ना मरे। और ऐसी सेल जिसमें सेल्यूलर अपोप्टोसिस होता ही नहीं है उसे हम कैंसर सेल कहते हैं। तो मैं एक कैंसरियस प्लाज्मा सेल लूंगा, कैंसरियस प्लाज्मा सेल, जो कि सेंसिटाइज्ड होगी। और कैंसरियस प्लाज्मा सेल को खास नाम दिया जाता है, द नेम इज माइलोमा सेल। अब इसकी एडवांटेज क्या है? पहला, इसमें कोई डेथ नहीं होती है इन विट्रो, तो लैब में ये मेरे काम आ जाएगी। ठीक, इससे हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनते हैं। कैंसरियस सेल है ना, हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी किट बन जाएंगी मेरी। और तीसरा, इसकी प्रॉब्लम क्या रहती है? ये दोनों प्लस पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या रहता है? माइनस पॉइंट रहेगा इस कैंसरियस सेल से बनने वाली एंटीबॉडीज इंपोर्टेंट है, यानी कि वो फंक्शनल नहीं रहती है। बनती तो बहुत है लेकिन काम की नहीं होती। तो क्या इस चीज का मेरे पास कोई सॉल्यूशन है? मुझे तो फंक्शनल चाहिए ना। बिल्कुल, मैं एक बी सेल लूंगा जो कि सेंसिटाइज्ड है, उसे मैंने बॉडी सीरम के अंदर ही रख रखा था कि वो सरवाइव करे। तो मैं इस बी सेल के साथ अपनी कैंसरियस प्लाज्मा सेल को फ्यूज कर दूंगा, क्योंकि इसकी बनाई हुई एंटीबॉडी पोटेंट थी। ठीक, तो ये दोनों बेनिफिट कैंसरियस प्लाज्मा सेल से आ जाएंगे और पोटेंसी वाला बेनिफिट इससे आ जाएगा। एक बी सेल जो स्पेसिफिक एंटीजन से सेंसिटाइज थी, उसे मैंने कैंसरियस प्लाज्मा सेल के साथ फ्यूज कर दिया। तो मेरे पास जो नई सेल्स बनी, दैट आर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल। और इस हाइब्रिडोमा सेल की खासियत क्या रहती है? ये जो एंटीबॉडी बनाएगी उसमें 3 प्लस पॉइंट्स हैं। पहला, ये हाइब्रिडोमा सेल इन विट्रो नहीं मरती है। दूसरा, हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनती है। और तीसरा, एंटीबॉडी पोटेंट होती है। इन्हें लेके मैं डायग्नोस्टिक किट बना सकता हूं, और ये बहुत स्पेसिफिक है, एक ही तरीके की एंटीबॉडी बन रही है, तो इन्हें कहा जाता है क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो पॉलीक्लोनल कभी भी डायग्नोस्टिक किट के लिए यूज नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इससे बनाई जाने वाली क्या कोई किट है मेरे पास स्पेसिफिकली? यस, द नेम इज अलाइजा। अलाइजा एक टेक्निक है जिसमें एड्स, कैंसर, ऐसी कई गंभीर बीमारियों के बहुत स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। और इवन अलाइजा आजकल तो यूज हो रहा था कोरोना के लिए भी। फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असाई। ये अब इसमें होता गया है, 3 चीजें हैं। एक तो आपको चाहिए एंटीजन, और इस एंटीजन के लिए बहुत स्पेसिफिक है क्या? प्राइमरी एंटीबॉडी। मतलब अगर ये एंटीजन ब्लड में हुआ तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल टाइप थी वो इससे जरूर चिपकेगी। तो एक मुझे चाहिए सेकेंडरी एंटीबॉडी। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी की खासियत क्या है? ये बाइंड करती है। इसकी अफिनिटी किसके लिए? इसकी अफिनिटी है अफिनिटी फॉर प्राइमरी। इसकी प्राइमरी के लिए अफिनिटी है। प्राइमरी की अफिनिटी किसके लिए? इसकी अफिनिटी है एंटीजन के लिए। अफिनिटी फॉर एंटीजन। ओके, तो होगा क्या? अब सपोज 2 बंदे हैं,
जिन्होंने अपना ब्लड सैंपल दिया। अब एक में बीमारी वाले एंटीजन थे और दूसरे में नहीं है, मतलब हमें पहले से ही पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हालांकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मुझे टेस्ट करके पता चलेगा। अब होगा क्या, एंटीजन इसमें था, इसमें जब मैंने ब्लड का सैंपल लेके उसकी स्मीयर बनाई तो एंटीजन चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं बीमारी वाले। यहाँ पे स्मीयर बनाई, कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि इस बंदे के मतलब ब्लड में एंटीजन्स नहीं थे, बीमारी नहीं थी, इसे बस चेक करवाने आ गया कि मुझे बीमारी है या नहीं। तो ऊपर से डाली जाएगी क्या, प्राइमरी। प्राइमरी आते ही चिपक जाएगी एंटीजन से। यहां पे जो प्राइमरी है उसे चिपकने के लिए कोई भी एंटीजन नहीं मिला। कुछ ऐसी होंगी जो यहां पे भी अनबाउंड पड़ी होंगी। अब अगर मैं सीधा सेकेंडरी ऊपर से डाल दूं तो सेकेंडरी अटैच हो जाएगी किससे, प्राइमरी से। और सेकेंडरी के साथ एक खास मॉलिक्यूल लगा होता है, कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये रहा। और अगर सेकेंडरी प्राइमरी से कंबाइन की है तो कलर चेंज जरूर आएगा। अब इस सॉल्यूशन में मैं सीधा ही सेकेंडरी डाल दूं तो वो प्राइमरी से चिपक जाएगी ना, तो यहां पे तो नेगेटिव बंदे का भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए इस दोनों प्रोसेसेस के बीच में प्राइमरी डालने के बाद जब आप सेकेंडरी डालते हैं उसके बीच में आपको देनी पड़ती है एक वॉशिंग। वॉशिंग किस लिए, अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडीज को निकालने के लिए। तो जब मैंने प्राइमरी डाली, दो तो अटैच है, एक अटैच नहीं है, मैं वॉशिंग दूंगा तो ये निकल जाएगी, लेकिन ये जो चिपकी हुई है ये नहीं निकलेंगी। नंबर 2 किट के अंदर सारी प्राइमरी फ्री पड़ी हैं, कारण एंटीजन नहीं थे। वॉशिंग करने पे तीनों निकल जाएंगे। वॉशिंग देने के बाद जब मैं इसमें सेकेंडरी डालूंगा तो प्राइमरी बैठी है, सेकेंडरी उससे अटैच हो जाएगी, कलर चेंज आएगा, टेस्ट इज पॉजिटिव। लेकिन इस केस में वॉशिंग के दौरान प्राइमरी निकल गई, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी डालूंगा, वो बेचारी किसी से भी अटैच नहीं हो रही है। जब प्राइमरी सेकेंडरी की इंटरैक्शन नहीं हुई तो कलर चेंज नहीं आएगा, यानी कि टेस्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। और इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है, द नेम इज अलाइजा। अलाइजा का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अलाइजा, सीधे शब्दों में बात करें, अलाइजा का वर्किंग प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, और ये वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पे मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आज आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और अलाइजा के बारे में बताया। नेक्स्ट हम सेकेंड फेज पे फोकस करेंगे अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, दैट इज एडोलेसेंस, इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड स्मोकिंग। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।